Hello everyone. Welcome to your BST class. Last video we have known about the process of controlling. Now we will know about the effective controlling system characteristics. Effective controlling system, अच्छे controlling system के जो characteristics है उसके बारे में अभी हम देखते हैं. पिछले क्लास में हमने प्रोसेस के बारे में देखा था, कंट्रोलिंग प्रोसेस के बारे में जाना था. अब हम जानते हैं कंट्रोलिंग सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में. The essential requirements of effective control system are as follows: simplicity, objectivity, suitability, economical, flexible, suggestive, forward looking. ये सारे पॉइंट्स होते हैं एक अच्छे कैरेक्टर, ये सारे हैं पॉइंट्स हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के इफेक्टिव कंट्रोल के, जिसमें सबसे पहला है सिंप्लिसिटी. द कंट्रोल सिस्टम शुड बी सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड फॉर एवरी वर्कर टू फॉलो इजीली. जो काम करने के लिए जो सिस्टम रखा गया है कि किस तरह से उनको काम करना है, ये बहुत ही सिंपल होना चाहिए ताकि जो वर्कर्स है वो उसको समझ सके और उसको इजीली फॉलो कर सके. क्योंकि वर्कर्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल नहीं होंगे, उनको सिर्फ अपना काम आता है, जो जितना उस काम को जितना सिंपल तरीके से उनको बताया जाए वो उसे कर सकते हैं. Next is objectivity. The control system should focus on organization objectives like determination of standards, performance measurements, corrective actions, etc. इसके बाद में कंट्रोलिंग सिस्टम को इस बात पे ज्यादा फोकस करना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है. ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या होता है कि स्टैंडर्ड सेट करना, उनको जो उनका जो भी प्रोडक्ट है उस पे बिजनेस है उस पे स्टैंडर्ड सेट करना, एंड परफॉर्मेंस उसकी सही, उसके लिए परफॉर्मेंस के लिए जिन जिन बातों को ध्यान रखना है उस पे ध्यान देना, एंड अगर कहीं कुछ गलत होते हैं तो उसके लिए सही डिसीजंस लेना. ये ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्य होते हैं. तो कंट्रोलिंग सिस्टम को इन बातों को ध्यान पे रखते हुए अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करने होते हैं. उन्हीं के आधार ऑर्गेनाइजेशंस के उद्देश्यों पर ही कंट्रोलिंग सिस्टम के उद्देश्य भी होने चाहिए. नेक्स्ट है तीसरा पॉइंट है सुटेबिलिटी. द कंट्रोलिंग सिस्टम शुड बी सेलेक्टेड कीपिंग इन माइंड नेचर, टाइप, साइज एंड नीड ऑफ टू द एंटरप्राइज. इसके बाद में कंट्रोलिंग सिस्टम को इस तरह का कंट्रोलिंग सिस्टम होना चाहिए जहां वहां जो लोग काम कर रहे हैं उनके माइंडसेट, उनके नेचर और उसके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का टाइप कैसा है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, एंटरप्राइज कैसा है, कितना बड़ा है, उसके आधार पर ही कंट्रोलिंग सिस्टम भी होना चाहिए. Next है economical. Controlling system should be economical in terms of money, time and energy. System benefit should be more than cost of system. कंट्रोलिंग सिस्टम में एक और बात ध्यान में रखने वाली होती है कि ये इकोनॉमिकल होना चाहिए हर उद्देश्य से, रुपयों की वजह से, फाइनेंस की वजह से, या वक्त और एनर्जी, टाइम और एनर्जी, इन सारी चीजों को जितना कम में अधिक यूज हो सके इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कंट्रोलिंग सिस्टम को. एंड सिस्टम बेनिफिट शुड बी ऑलवेज मोर देन द कॉस्ट ऑफ सिस्टम. कॉस्ट का जो सिस्टम है उसके कॉस्ट से उसके फायदे जो है हमेशा अधिक होने चाहिए. इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है फ्लेक्सिबल. कंट्रोल सिस्टम should be capable of being adjusted or to changing conditions of business. Continuous review and revision should be made to ensure the control system remains workable if the original plan cannot be implemented and determined goals cannot be achieved. कंट्रोलिंग सिस्टम में इस तरह का उसको एडजस्टमेंट्स होने चाहिए कि बिजनेस में हमेशा बदलाव आते रहते हैं एंड कंटिन्यूअसली उसमें रिविजन्स होते रहने चाहिए ताकि काम जो है बहुत सही तरीके से होता रहे और ऐसा कोई प्रॉब्लम ना आए जिससे कि काम जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स है उनमें उनको वो अचीव ना कर पाए. तो इसीलिए काम का जो सिस्टम है वो कुछ इस तरह से होने चाहिए कि वो जो गोल्स पहले से सेट किए गए हैं वहां तक काम को ले जाया जा सके और उनको अचीव किया जा सके. ओरिजिनल प्लान्स जो है उसके अकॉर्डिंगली ही काम करने का तरीका भी होना चाहिए. जो काम करने के जो तरीके इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं वो इसी तरह से होने चाहिए कि जो गोल्स है ऑर्गेनाइजेशन के उसको रीच किए जा सके. नेक्स्ट है सजेस्टिव. Effective control systems should suggest remedial measures to remove the deviations and bring improvement in future performances. जब भी कोई कमियां होती है या कोई गलतियां होती है तो कंट्रोल सिस्टम इस तरह से होना चाहिए कि उसको ठीक करने के, उसको सही करने के तरीकों को अपना सके और बता सके एंड उनके अकॉर्डिंगली काम में
इम्प्रूवमेंट ला करके आगे के भविष्य के कामों को और बेहतर बना सके। इस तरह के सजेशंस देने के लायक कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए। नेक्स्ट है फॉरवर्ड लुकिंग। अ कंट्रोल सिस्टम शुड बी गुड इफ इट कैन एंटिसिपेट डेविएशंस बिफोर दे एक्चुअली अकर। इट शुड बी प्रिवेंटिव एंड नॉट मेयरली करेक्टिव। और एक और चीज कंट्रोलिंग सिस्टम को देखना चाहिए कि वो भविष्य के बारे में देखते हुए पहले से ही अंदाजा लगा सके कि जब काम हो रहा है तो किस किस तरह के दिक्कतें आ सकती है और उनको पहले से ही सुधारने का प्रयत्न कर सके। क्योंकि अगर गलतियों को सुधारने से अच्छा है पहले गलतियां होने के पहले ही उन्हें ठीक कर दिया जाए। अगर इस तरह से हो सके तो वो ज्यादा उस तरह का जो कंट्रोलिंग सिस्टम होता है वो ज्यादा बेहतर होता है। अब हम देखते हैं इसके लिमिटेशंस के बारे में कि हर तरह के काम में कुछ उसकी सीमाएं होती है। तो कंट्रोल में क्या क्या सीमाएं हैं? लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोल। द फॉलोइंग आर द लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल कवर ओनली इंटरनल फैक्टर्स। A system or institution can only control internal factors like production, sales, purchase, price protection, cost, etc., but cannot control government policies, taxation, system behavior of consumers, customers, etc. कंट्रोल सिस्टम क्या है कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में ही कंट्रोल कर सकता है कि उनका प्रोडक्शन कैसे है, सेल्स और परचेजेस क्या है। वो अपने प्रोडक्ट्स के प्राइसेस को फिक्स कर सकता है, अपने प्रोडक्शन कॉस्ट में बदलाव ला सकता है। यानी कि ओवरऑल में कंट्रोल जो है वो सिर्फ इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो सकता है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जो बाहरी बातें जुड़ी हुई है, बाहरी स्रोत है, जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, टैक्सेशन सिस्टम्स है, ये सार कस्टमर्स के बिहेवियर है या कंज्यूमर्स के बिहेवियर है, इन सब चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं ये, क्योंकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर की चीजें हैं। तो बाहर की जो चीजें होती हैं उन्हें कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकता है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन अपने अंदर जो है इन्हें ही सिर्फ कंट्रोल कर सकता है। ये इसकी एक सीमा है। दूसरी सीमा है डिफिकल्टी इन डिटरमाइनिंग स्टैंडर्ड्स, एज द इनडायरेक्ट स्टैंडर्ड्स लाइक devotion of employees, dutifulness, loyalty, related standards, exercise of control are difficult to determine. इसके बाद में स्टैंडर्ड को सेट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो एम्प्लॉइज है उनका कितना डेडिकेशन है, वो कितने सिंसियरली काम कर रहे हैं या कितने लॉयल है, इन सबको पता लगाना बहुत ही मुश्किल होता है। Then the third point is difficulty in fixing individual employee. There are several workers within the institution completed by more than one person and difficult to find out the employee responsible for the error. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो ग्रुप में मिल करके करते हैं, 5-6 लोग मिल करके। तो ऐसी परिस्थितियों में या उससे अधिक भी हो सकते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में गलती किससे हुई है ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल होता है। Then the expensive process. Sometimes more expenditure is incurred in control rather than the savings obtained. In this situation feels it difficult to maintain the activities. कभी कभी क्या होता है, जो कंट्रोल करने के खर्चे जो है वो उसको बचाने से ज्यादा अधिक हो जाते हैं। मतलब काम जिस तरह से हो रहा है वैसे करवाने से ज्यादा खर्चा होता है कंट्रोल पे। ऐसी परिस्थिति में इंस्टीट्यूशन को अपने एक्टिविटीज को मेंटेन करने में बहुत ही मुश्किल होती है, वो कंट्रोलिंग सिस्टम के सारे एक्टिविटीज को मेंटेन नहीं कर पाता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल करने के क्या क्या तरीके हैं? Many techniques are applied for planning can be applied in control with equal benefits, such as budgeting, costing, time event analysis, etc. The type of controlling techniques may be traditional control system and modern control techniques. अब बहुत तरीकों से कंट्रोल किया जा सकता है। कंट्रोल करने के अलग अलग तरीके होते हैं, जिसमें एक है कि ट्रेडिशनल कंट्रोल टेक्निक है और दूसरा है मॉडर्न कंट्रोल टेक्निक। पहले हम ट्रेडिशनल कंट्रोल टेक्निक के बारे में देखते हैं, जिसमें सबसे पहला है बजटेरी कंट्रोल। A budget is a financial or quantitative statement prepared for a definite period. The budgetary is a process of preparing budgets, and budgetary control is a device to or technique of managerial control through budgets. बजट फाइनेंस करने का साल में कुछ पर्टिकुलर टाइम में एक ही बार बनाया जाता है, जिससे कि उसी के अकॉर्डिंगली पूरे साल का खर्चा पहले ही, ये फाइनेंस से रिलेटेड है, रुपये से अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है, जो
आर्थिक स्थिति है उसको एक कंट्रोल में सिस्टम बनाया जाता है कि इसी के अकॉर्डिंगली इस तरह से काम किया जाएगा। किसी काम को करने के लिए जिन पैसों की रुपयों की जरूरत होती है वो कितने और कहाँ तक खर्चा हो सकता है इसके बारे में डिसाइड किया जाता है बजट्स में। अब हम इसकी कुछ डेफिनेशंस देखते हैं। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी, budgetary control may be described as a process of finding out what is being done and comparing the actual results with the corresponding budget data in order to approve accomplishments or to remedy differences by adjusting. इनका कहना है कि बजट एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे देखा जाता है जो काम एक्चुअल में काम में कितना खर्चा हुआ था और कितने का एक्सपेक्टेशन किया गया था, इन दोनों को कंपेयर करके डिफरेंसेस जो है उसको एडजस्ट करने का जो काम है वही बजटरी काम है, बजटरी कंट्रोल है। Then according to ICWA London, budgetary control is the establishment of budget relating the responsibilities of executives to the requirement of the policies and the continuous comparison of actuals with budgetary results, either to secure or provide a basis for revision. इनके अकॉर्डिंगली ICWA लंदन के अकॉर्डिंगली बजटरी कंट्रोल क्या है? Relating responsibility of executives to requirement of policies and continuous comparison of actuals budgets. यहाँ पे जो खर्चे हो रहे हैं वो कंटिन्यूसली ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है, एग्जीक्यूटिव्स की जिम्मेदारी होती है, ना कि मैनेजमेंट की। एग्जीक्यूटिव्स की जिम्मेदारी होती है कि कंटिन्यूसली वो देखते रहे कि उनकी जो फंड्स है उसके अकॉर्डिंगली काम हो रहे हैं या नहीं, एंड उसके अंदर हो रहे हैं कि नहीं, एंड इनको कंपेयर करते हुए एक्चुअली पॉलिसीज में नए नए पॉलिसीज बनाते रहे ताकि बजट हमेशा कंट्रोल में रहे और सही तरीके से हो पाए। इसके बाद में हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बजटरी कंट्रोल। द फॉलोइंग आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बजटरी कंट्रोल। द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स आर सेट अप by preparing budget. In budgetary control, actual performance is compared with budgeted one for the purpose of cost control and cost reduction. The business is divided into various responsibilities centered for preparing the various budgets. If on comparison, if there is unfavorable results, corrective measures are taken to improve upon the variations. It requires setting up of various types of budget which are related to various responsibilities of executives for the implementation of policies. बिजनेस का पहला ऑब्जेक्टिव ही होता है कि बजट को बनाना। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है उसका कि बजट को बनाएंगे कि कितने फाइनेंस की जरूरत है और उसे किस किस तरह से कहाँ एक्सपेंडिचर उसको यूज करना है। इसके बाद में एक्चुअली जो परफॉर्मेंस हो रहा है उसमें एक्चुअल में कितना कॉस्ट कंट्रोल है, कितने प्रोडक्ट अमाउंट में वो बन रहा है, एंड ताकि वो कॉस्ट को कंट्रोल कर सके एंड उसमें कमी कर सके ताकि जो प्रोडक्शन है वो सही अमाउंट पे हो सके। कभी कभी एक्स्ट्रा अननेसेसरी रॉ मटेरियल यूज करना या अननेसेसरी चीजों के खर्चों से कॉस्ट जो है वो बढ़ जाता है। इस तरह की चीजों को कंट्रोल करके एक्चुअल बजट के जो काम हुआ है वो किस अमाउंट पे हुआ है इस बात का पूरा ध्यान रखना जरूरी होता है एग्जीक्यूटिव्स का। इसके बाद में थर्ड पॉइंट है द बिजनेस। अलग अलग जिम्मेदारियों में उनको बिजनेस को बांटा जाता है, सब एक ही तरह का काम तो नहीं करते, एंड हर रिस्पॉन्सिबिलिटी के हर सेंटर के अलग अलग एक्सपेंडिचर्स होते हैं, तो उन एक्सपेंडिचर्स को फिक्स करने का काम भी बिजनेस का अगला पॉइंट होता है, जिससे कि वो काम को पूरा आसानी से करते चले जाए और जितने भी एम्प्लॉयज है सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से कर सके। इसके बाद में आती है नेक्स्ट है कंपेयर करना कि अनफेवरेबल रिजल्ट जो आए हैं, जो प्रोडक्शन हुआ है वो अगर सही नहीं है और जिस तरह से प्लान किया गया था उसके अकॉर्डिंगली नहीं आया है, तो उनको कंपेयर करके देखना और उनको ठीक करना कि कहाँ गलतियां हुई हैं जिनको सुधारा जा सकता है, कहाँ कमियां थी जिनको सुधारा जा सकता है, जिससे कि काम को और अच्छे तरीके से किया जा सके। इसका भी ध्यान बजटरी कंट्रोल में ही दिया जाता है। इसके बाद में है एक और काम एग्जीक्यूटिव्स की जिम्मेदारी होती है कि वो नए नए तरीकों से बजट के पॉलिसीज को बनाए, जिससे कि बजट जो है वो सही अमाउंट पे इनका काम होता रहे एंड अलग अलग सही तरीके से वो बजट को सेट कर सके। एक्चुअल में अगर किसी प्रोडक्ट को बनाने में 10 रुपए का खर्चा आ रहा है तो
उसके लिए उतना ही यूज होना चाहिए, ना कि 12 रुपए। इससे क्या होगा कि उनके नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है जिसमें अधिक प्रोडक्शन के वक्त ये सारी चीजें बहुत अधिक हो जाती है। तो इस तरह से अलग अलग पॉलिसीज बनानी चाहिए ताकि जो बजट है वो हमेशा कंट्रोल में रहे एंड प्रोडक्शन जो है वो सही मायने में होता रहे। थैंक यू गर्ल्स।